जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे, उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में अविनाश जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी शुभा के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे, जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज लगा चुके थे पर कोई नहीं आया, तो किसी तरह कमजोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी शुभा की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था, तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी कनाडा में रहती थी, 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच बीच में फोन पर हालचाल पूछ लेती थी और एकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज 2-1 बार हालचाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। अब जीवन संध्या में अविनाश जी को जीवन साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई, बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े अविनाश जी कि तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो रागिनी जी का फोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रागिनी जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपने वैधव्य का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूं मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अविनाश जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रागिनी जी ने फोन पर उनके ना आने की वजह पूछी। फिर वो बीमार हैं जानकर बहुत चिंतित हो गईं। कहने लगी कि अभी आती हूँ, पर अविनाश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी कि इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। अविनाश जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी शुभा से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर अविनाश जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था। पर यह कैसा अपना घर था जहां कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रागिनी जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनशील रागिनी जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को 7वां दिन था। अविनाश जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा रोहित भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हालचाल पूछने को जब रागिनी जी का फोन आया तब पता नहीं उन्हें कहां से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं, सो रागिनी इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज में कैसा अधिकार भाव था कि रागिनी जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गईं। खुद अविनाश जी को जैसे अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रागिनी जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी शुभा से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। शायद इसीलिए रागिनी को अधिकार बोल बैठे थे। रागिनी जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे, तैयार होकर अपने बगीचे में गए और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ लाए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रागिनी जी को, शुभा को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसके जाने के बाद अविनाश जी उस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए अविनाश जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल रागिनी को बहुत पसंद जो थे। इन 2 सालों में रागिनी से रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो रागिनी जी से अपनापन महसूस करने लगे थे।